भारतीय राजनीति में जब सब कुछ 80 बनाम 20% के बेशर्म खेमे में बढ़ चुका है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम में, जब सेकुलर राजनीति करने वाली पार्टियां भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कट्टर हिंदुत्व की काट खोजते हुए मुसलमानों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचकर चल रही हैं। ऐसे में हैदराबाद से निकलकर हिंदी पट्टी में मुसलमानों के हित की राजनीति का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM क्या छिपे तौर पर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी की मदद कर रही है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या सच में भारतीय राजनीति में मुसलमानों की मजबूत आवाज है? आज करेंगे इसी की पड़ताल, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं इकबाल। सरकार बहादुर के जरिए नागरिकता संशोधन कानून उर्फ CAA को लागू करने के फैसले के बाद देश की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। जहां तमाम सेकुलर पार्टियां बयानबाजी में मशगूल थीं, वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से मुस्लिम हित की राजनीति करने वाली पार्टी AIMIM और उसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देश की सर्वोच्च अदालत से गुहार लगा बैठे हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। भारतीय राजनीति में खासकर हिंदी पट्टी में असदुद्दीन ओवैसी का नाम 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली में तख्त नशीं होने के बाद ही जोर शोर से सुनाई देने लगा। खासकर टीवी डिबेट और संसद और चुनाव के समय मुस्लिम बहुल सीटों पर मंच से दिए गए उनके बयानों ने उनको लगातार चर्चा में बनाए रखा। इसके पहले उनकी राजनीति सिर्फ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मुस्लिम बहुल हिस्से पुराने हैदराबाद तक ही सीमित थी, यानी हैदराबाद का वो हिस्सा जो अपनी बिरयानी, उस्मानिया बिस्किट और चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कुछ विवादास्पद बयान सोशल मीडिया के जरिए हमारे आसपास घूमते रहे थे और इन्हीं बयानों की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा और जेल यात्रा भी करनी पड़ी। मोदी सरकार के सबसे मुखर आलोचक ओवैसी साहब एक राजनीतिक के साथ साथ एक कामयाब व्यापारी भी हैं। उनके दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हैदराबाद में कई सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। साथ ही दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के वो संचालक भी हैं। और हैरत की बात यह भी है कि हर छोटे बड़े विरोधियों को ED और CBI के जरिए घेरने वाली दिल्ली की वर्तमान केंद्र सरकार अभी तक ओवैसी साहब को अभयदान दे रखा है। ये बात उनका विरोध करने वाले लोग जोर शोर से उठाते रहे हैं और उनकी और मोदी जी की जंग को नूरा कुश्ती साबित करते रहे। लगाए जाने वाले आरोप में AIMIM बीजेपी की बी टीम है, सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि आज तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तकरीबन वैसी ही है जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। फिलहाल वो खुद पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। इसके पहले इनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के सुप्रीमो थे और वो 2 दशक से भी ज्यादा तक हैदराबाद के सांसद रहे। उसके पहले भी ओवैसी साहब के दादाजी पार्टी के सब कुछ थे। कहने का मतलब है कि ये आम क्षेत्रीय पार्टियों की तरह घर की पार्टी है। राजनीतिक हैसियत की बात करें तो पार्टी के संसद में कुल 2 सांसद हैं। हैदराबाद से खुद ओवैसी साहब हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील हैं। राज्यों में उपस्थिति की बात करें तो उनके गृह राज्य तेलंगाना की विधानसभा में 7 सीटें हैं, बिहार विधानसभा में 5 सीटें थी और महाराष्ट्र में 2। यानी कह सकते हैं कि उनकी देश की राजनीति में कोई बहुत बड़ी मौजूदगी नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप उन्हें इग्नोर कर सके। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश उतनी ईमानदार नहीं दिखाई देती जितनी उन्हें खबरिया टेलीविजन चैनल अपनी स्क्रीन पर जगह देकर साबित करना चाहते हैं। ओवैसी साहब वैसे तो बेहतरीन वक्ता हैं, बैरिस्टर हैं तो लॉजिकल बातें करने में माहिर हैं। संसद में उनके भाषण उम्दा होते हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद भी रह चुके हैं। वहीं चुनाव के समय ओवैसी साहब मंच से बिल्कुल अलग रूप में होते हैं। उनकी भाषा और आक्रामकता वैसी ही होती है जैसे हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की होती है। बस ये मुस्लिम की हितों की बात कर साफ दिखाई देता है कि उनका इरादा मुसलमानों के सेंटिमेंट को उभारना होता है
और ये वही वजह है जो हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को असदुद्दीन ओवैसी पसंद आते हैं, क्योंकि उनके भाषण से प्रभावित होकर जितना मुस्लिम वोट ओवैसी साहब के प्रत्याशी को जाएगा उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि हिंदी पट्टी में उनकी और उनकी पार्टी की सक्रियता सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देती है। ओवैसी साहब धुआंधार प्रचार भी तभी करते हैं, उसके बाद वो सिर्फ टीवी या हैदराबाद में ही दिखाई देते हैं। उन राज्यों में जहां वो चुनाव के समय खूब नजर आते हैं, उनकी पार्टी AIMIM का जमीनी संगठन भी नाम मात्र का है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव के समय फ्री हैंड मिलता है और वो मुस्लिम बहुल हिंदी पट्टी की सीटों पर खुलकर खेलते हैं। वहीं मंच से दिए मुसलमानों को उकसाने वाले भाषण व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जरिए खूब वायरल होते हैं और हिंदू वोटों की गोलबंदी में भी काम आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही ओवैसी ने भी महाराष्ट्र की 4, बिहार की 11 और उत्तर प्रदेश की 20 चुनिंदा मुस्लिम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान किया हुआ है। लोकसभा चुनाव के खास मौके पर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का शिगुफा छोड़कर हिंदू मुसलमान की नफरती राजनीति को फिर से उकसाने का काम किया है। वो भी तब जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। चुनाव आयोग के जरिए सारा डेटा वेबसाइट पर डालने के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये दिख रहा है कि कैसे जबरिया धन उगाही की गई है और बदले में उनको या तो फायदा पहुंचाया गया है या तो ईडी और सीबीआई की धमकी को कम किया गया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि सीए कानून रद्द होना चाहिए और ओवैसी के इस कदम को गोदी मीडिया के एंकर जोर शोर से पेश करते हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है और एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि सीए के बाद एनआरसी आ रहा है। ये और बात है कि ओवैसी के अलावा 200 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है। सीए और उसके बाद एनआरसी पर उनके जो बयान आ रहे हैं उससे सीधा और साफ नजर आ रहा है कि ओवैसी साहब की पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को शाहीन बाग जैसे आंदोलन के लिए उकसाया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है कि इसका फायदा किसको होगा। दूसरे सेक्युलर दलों का तो नुकसान होना पक्का ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उनकी चुनाव के दौरान छापामार राजनीति हिंदुत्व की सियासत करने वालों के लिए मुफीद साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्युलर राजनीति करने वाले दलों और गठबंधन की ओवैसी से जानबूझकर बरती जाने वाली दूरी उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगाना तर्कसंगत नहीं साबित होता। पीछे के दौर में चलें तो 2009 तक असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में कांग्रेस के सहयोगी हुआ करते थे और उसके बाद ओवैसी टीआरएस के साथ चले गए। 2014 के बाद जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ी और मुसलमानों को बहुसंख्यक जनता के सामने एक विलेन की तरह परोसा गया और इस मुहिम को कामयाबी मिली, उसके बाद हर राजनीतिक दल, खासकर वो दल जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते थे, उन्होंने मुसलमानों से एक अनकही दूरी अख्तियार कर ली। वो चाहे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना हो या मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर समर्थन जताना हो, दोनों ही जगहों पर सेकुलर पार्टियां अपना दामन बचाकर चलने लगी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे बहुसंख्यक आबादी, खास करके हिंदू आबादी, उनसे दूर हो जाए। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की किसी भी गठबंधन में जगह ही नहीं बनती। उनके किसी भी गठबंधन में शामिल होते ही हर पार्टी बिदकने लगेगी, क्योंकि मुस्लिम परस्त का तमगा लेकर चुनाव में कोई नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में ओवैसी और उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़कर अपना वोट बैंक साबित करना चाहेगी, जिससे आगे चलकर दूसरी पार्टियां इनसे गठबंधन करने को मजबूर हो। भले ही आने वाला लोकसभा चुनाव में इनकी वजह से कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। देखने वाली बात यह भी है कि और छोटी पार्टियां, उनका अतीत कैसा भी रहा हो, वो सेक्युलर और कम्युनल दोनों गठबंधन में आती जाती रही हो। आप महाराष्ट्र में देखिए, कभी कम्युनल राजनीति करने वाली शिवसेना आज इंडिया गठबंधन में शामिल है। और दूसरी तरफ एक और मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाए,
लेकिन उसके ऊपर वोट कटवा का इल्जाम नहीं लगता, जबकि आखिर तक कोशिश हुई कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। और ऊपर से मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है। इससे यह भी साफ जाहिर है कि वो किसके हाथ मजबूत कर रही हैं और किसकी जड़ में मट्ठा डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी और उनकी पार्टी पहली पार्टी है जो साफ साफ मुसलमानों की राजनीति कर रही है। इसके पहले आसाम में इत्र व्यापारी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कामयाब सियासी खेल खेल चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उलेमा काउंसिल, पीस पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन आपसी ईगो और महत्वाकांक्षा की वजह से इनका अंत ही कुछ ही सालों में हो गया। असल में मुस्लिम कयादत जिसका दावा ओवैसी करते हैं वो हैदराबाद के सीमित इलाकों में तो कामयाब हो सकती है, लेकिन बड़े फलक पर मुश्किल है, खासकर अब जब हिंदुत्व का परचम थामे लोगों का सत्ता पर कब्जा है और इनका मुकाबला कभी भी धर्म की राजनीति से किया ही नहीं जा सकता। ओवैसी साहब की काबिलियत यह है कि वो संविधान के दायरे में रहकर मुस्लिम हितों की और मुद्दे की बात करते हैं। उनके तर्क अकाट्य होते हैं, लेकिन ये तर्क और बयान संसद और टीवी के खबरिया चैनलों पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब ओवैसी चुनाव के मंच से बोलते हैं तो वो मुस्लिम वोटर को उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर शक होना लाजिमी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। 20 मार्च से पहले चरण की शुरुआत होगी और 6 जून को रिजल्ट आ जाएगा और इसके साथ ही तय होगा कि देश की राजनीति का वोट किस करवट बैठेगा। क्या मोदी युग का अंत होगा या 2014 से चल रहे हिंदुत्व की प्रयोगशाला में लगातार चल रही कीमियागिरी जारी रहेगी? ये सब कुछ 4 जून 2024 को तय हो जाएगा, लेकिन इसके पहले राजनीतिक गुड़ागड़ित जारी रहेगी। छोटे छोटे दल अपनी कीमत वसूलेंगे। ऐसे में सेक्युलर दलों से अछूत का ट्रीटमेंट पाते ओवैसी अकेले मुसलमान वोटों की राजनीति जितनी गहराई तक कर पाएंगे उतना ही ज्यादा विपक्षी दलों को नुकसान करेंगे। यह भी तय है कि फायदा हिंदुत्व का झंडा उठाने वालों को ही होगा। लेकिन अतीत में मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले दलों से एक सवाल है, तमाम तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप के बावजूद मुसलमानों को आजादी के बाद आज तक क्या स्पेशल मिला? जवाब होगा कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार थी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और सब कुछ उसने उधेड़ कर रख दिया। मुसलमानों का हाल दलितों से भी बुरा था, आज भी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, हर क्षेत्र में मुसलमान सबसे पीछे वाली कतार में है। और ऊपर से आरोप ये कि मुसलमानों का तुष्टीकरण होता आया है, जिसे सुनकर सिर्फ हंसा जा सकता है, क्योंकि कंधे पर अरबी रुमाल रखे नेताओं और बड़ी टोपी और लंबे चोंगे और सुन्नती दाढ़ी वाले मौलानाओं की अवतार पार्टी वाली तस्वीरों के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। और वहां भी मुसलमान मौजूद नहीं होता है, होता है भी है तो एकदम पिछली कतार में बैठा होता। इस वक्त भी रमजान का महीना है और रोजा अफ्तार का मौसम चल रहा है, लेकिन मुस्लिम परस्त न साबित कर दिए जाएं, इस खौफ का आलम यह है कि अब अवतार पार्टी की तस्वीरें भी राजनीतिक पार्टियों की खबरों से गायब है। ऐसे में ओवैसी अगर सिर्फ मुसलमानों की हक की राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें गलत कहने वाले दूसरे दल होते कौन है? निषाद पार्टी, पटेल पार्टी, यादव पार्टी, हरिजन पार्टी वगैरह वगैरह के होने से किसी को दिक्कत नहीं है। सत्ता विपक्ष बारी बारी से इनके साथ गठबंधन करते रहे हैं और इन्हें सत्ता सुख देते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी अगर सिर्फ मुसलमानों के हक की राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें गलत कहने वाले दूसरे दल भी कौन होते हैं? अब सब कुछ जनता पर है। क्या वो 10 साल से की जा रही नफरत की खेती से उब चुकी है या एक बार और खाद पानी देकर फसल तैयार करना चाहेगी जिसे नफरत की यह खेती आगे जारी रहे? आखिर लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन यह भी शंका है कि क्या 2024 में अगर कट्टर हिंदुत्व की फसल लहलहाई तो क्या अगली बार वोट देने की नौबत आएगी, या आम जनता को जंप का आदेश मिलते ही मिस्टर इंडिया फिल्म के मशहूर खलनायक मोगेम्बो के लिए हेल मोगेम्बो बोल एसिड टैंक में कूदकर स्वामी भक्ति साबित करनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही मोगेम्बो खुश हुआ सुनने को मिलेगा। और यह सब कुछ भी 4 जून को तय होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। हम हर बार आपसे अपील करते हैं कि हम वीडियो बहुत ही सीमित संसाधन में बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये ईमानदार कोशिश लगातार जारी रखें तो हमारे चैनल को डोनेशन दें। इसके बहुत सारे ऑप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया।